हेलो बच्चों, माई सेल्फ मंथन पटेल एंड वेलकम बैक ऑन माई चैनल कैम टीवी। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर बहुत से टॉपिक ख़त्म कर दिए। नील बोहर मॉडल पढ़ लिया। नील बोहर मॉडल के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़ पढ़ ली। लाइमन सीरीज़, बामन सीरीज़, पाश्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड फंड सीरीज़। देन आफ्टर नील बोहर मॉडल की लिमिटेशन भी पढ़ ली। यहाँ से चैप्टर थोड़ा टर्न होता है बच्चों। आज की जो दो थियरी हमें पढ़नी है वो दोनों थियरी हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ओर ले जाएगी। एटम जो है उसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के टूवर्ड्स हमें ये थियरी ले जा रही है। तो बच्चों समझना खास अच्छी तरीके से, क्योंकि आज की जो दो थियरी है वो दोनों थियरी के अंदर हमें सबसे पहले तो मैटर का ड्यूअल बिहेवियर पढ़ना है और उसके बाद अनसर्टेनिटी के बारे में बात करनी है। मतलब कि आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हमें डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है और साथ ही साथ में हमें हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ना है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा बच्चों, खास बहुत ही काम का टॉपिक है। बहुत सी बातें ऐसी होगी जो मैं आपको लिखवाऊंगा, मतलब कि आपको साथ में लिखती जानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चालू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहली थियरी से, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर। ये पढ़ने से पहले आपको मैं एक नॉर्मल सी बात बता दूं बच्चों कि हम फिलहाल जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो टॉपिक के अंदर हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हम अब तक जो एटम पढ़ के आए थे वो एटम किसके डिपेंड पे था। अब तक जो भी था वो था नील बोहर के मॉडल के डिपेंड पे, क्लियर ना, या थॉमसन मॉडल या रुथरफोर्ड पार्टिकल मॉडल, क्लियर। लेकिन अब जो है वो टर्न होके किसकी ओर ले जाएगा हमें, एटम के मॉडल के, वो ले जाएगा हमें मैकेनिकल मॉडल की ओर, मतलब कि क्वांटम मैकेनिकल आप समझ सकते हो। एक प्रकार का ऐसा मॉडल जहाँ पे हमें पार्टिकल के नेचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी, माफ़ कीजिए मैटर के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, क्लियर। हम अब डिटेल में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा खास। फर्स्ट, De Broglie proposed that matter should also exhibit dual behavior, both particle and wave-like property। देखिए, हम डी ब्रोगली इक्वेशन को एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डी ब्रोगली ने ऐसा कहा अपने स्टेटमेंट के अंदर, उसने ऐसा कहा कि हमारे पास जो भी मैटर होती है वो मैटर या कोई भी रेडिएशन होता है, मैटर का कोई भी रेडिएशन, मैटर लाइक रेडिएशन आप ले सकते हो, क्लियर। वो रेडिएशन जो होता है वो दोनों टाइप के बिहेवियर हमें दिखाता है, क्लियर। समझना बच्चों, दोनों टाइप के। कौन सा? फर्स्ट वन इज द पार्टिकल एंड सेकंड वन इज द बोथ पार्टिकल एंड सेकंड वन इज द वेव नेचर, क्लियर। एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। यानी कि मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत टाइम पहले, अगर आपको याद हो तो, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, क्लियर ना, आप यहाँ पे खड़े हो और आपके ऊपर कोई भी, यहाँ पे जैसे हमारे पास एक बल्ब है, वो बल्ब के ऊपर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की लाइट गिर रही है, तो वो लाइट जो है, मैंने एक मैटर के फॉर्म में फिलहाल लाइट का एग्जांपल लिया है, तो ये जो लाइट जो है वो लाइट हमारे ऊपर वेव के फॉर्म में भी गिर सकती है या तो वो हमारे ऊपर पार्टिकल के फॉर्म में भी गिर सकती है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखिए कि कोई भी प्रकार का मैटर जो होता है वो ड्यूअल बिहेवियर रखता है। ऐसा कहने वाला पहला साइंटिस्ट कौन था अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम? कौन था? डी ब्रोगली। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना खास। डी ब्रोगली ने अपने जो स्टेटमेंट के अंदर जो बातें बताई थी उसको हम थ्योरेटिकली के साथ साथ हम उसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, खास ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम अगर नॉर्मल भाषा में अगर देखना चाहे कि इलेक्ट्रॉन जिसको हम एज अ फोटोन लेते हैं, अभी लाइट की बात चल रही है तो, क्लियर, मींस इलेक्ट्रॉन है या फोटोन है, क्लियर। सपोज उसके पास उसकी मोमेंटम भी है और उसके पास उसकी वेवलेंथ भी है, तो उसने जो है वो अपना इक्वेशन जो दिया था इन दोनों को बात लेके, क्या कि सपोज भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, या मैं अगर लाइट की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास फोटोन है, रेडी। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है या मेरे पास फोटोन है, ये दोनों के पास, समझना, ये दोनों के पास अपना अपना मोमेंटम भी होता है, रेडी। मोमेंटम को हम P से इंडिकेट करेंगे, अपना अपना मोमेंटम भी होता है और दोनों के पास अपना अपना वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा भी होता है, ठीक है। तो मोमेंटम और वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा, मोमेंटम को हम P से दिखाएंगे, यानी मोमेंटम और लैम्बडा, उन दोनों के बीच का रिलेशन डी ब्रोगली ने दिया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस तरीके से वो डिराइव हुआ है और किस तरीके से उसने डिराइव किया था, उसको मैं डिराइव कर रहा हूँ यहाँ पे। कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ द वेव कैरेक्टर। देखिए, जो ऑब्जेक्ट, समझना बच्चों खास, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, डी ब्रोगली ने क्या कहा, जो जिसके पास मोशन है, मतलब जो चल रहा है, फिलहाल मोशन में है, वो कौन सा नेचर रखता है? वेव नेचर रखता है, क्लियर। एंड
दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट, मतलब कि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। क्लियर, रेडी, ध्यान रखिएगा। एंड दैट देयर वेव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटेक्टेड, और उस वक्त उनकी वेव प्रॉपर्टी जो है वो डिटेक्ट नहीं की जा सकती। सो दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड द अदर सबएटॉमिक पार्टिकल लाइक विद द वेरी स्मॉल मास हम कह सकते हैं, कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। क्लियर, सो हम उसको थ्योरेटिकली मेजर नहीं कर सकते, मतलब एक नॉर्मल भाषा में हम इसको कहें कि कोई प्लेन जा रहा है, कोई एक बंदा या तो दौड़ रहा है, क्लियर, या प्लेन जा रहा है या दौड़ रहा है, तो हम दोनों उसकी मोमेंटम जो है वो और उसकी पोजीशन जो है दोनों हम एक साथ मेजर नहीं कर पाएंगे। क्लियर ना, उसकी मोमेंटम, माफ कीजिए, उसकी वेवलेंथ जो है वो और उसकी मोमेंटम है वो, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट ऐसा दिया हुआ है, मतलब क्या, बहुत कम वेवलेंथ होती है कौन से ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। ओके, तो दोनों एक दूसरे से उल्टे चल रहे हैं। ओके, मैं इसको जरा डिराइव करके देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब पता चलेगा किस तरीके से डिराइव हुआ है। देखिए यहाँ पे एक पेज मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले तो प्लैंक क्वांटम थियरी हमने पढ़ी थी, याद है आपको बच्चों, प्लैंक की जो क्वांटम थियरी थी, वो प्लैंक की क्वांटम थियरी के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या था प्लैंक क्वांटम थियरी के अंदर? अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थियरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थियरी, खास ध्यान रखिएगा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, E इज इक्वल टू एच वी, पढ़ा था ना बच्चों, E इज इक्वल टू एच वी, हमने एक ऐसी चीज़ पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो, जहाँ पे V को हमने लैम्बडा C बाई लैम्बडा कहा था, याद हो तो। V इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने? V इज इक्वल टू वी हैव राइट C बाई लैम्बडा। ओके ना, सो एक ये चीज़ था। अब इसके अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन जो दिया था वो हम अगर ऐड करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन का, याद करो एनर्जी ऑफ फोटोन का जो इक्वेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन जिसको कहा जाता है, क्लियर, आइंस्टाइन इक्वेशन जो है वो, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या था हमारा? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्लियर ना, डेल्टा एम सी स्क्वायर जिसको आप कहते हो, वो अगर मैं इसके साथ मर्ज करता हूँ, समझना बच्चों अच्छी तरीके से, क्या कि E इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखता हूँ, आप साथ में लिखते जाइए, E इज इक्वल टू मैं अगर एच वी लिखता हूँ, वही E इज इक्वल टू मैं अगर एम सी स्क्वायर लिखता हूँ, मैं ये जो E लिख रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए, यानी कि प्लैंक क्वांटम थियरी के हिसाब से मैं लिख रहा था, और ये जो है वो फोटोन की थियरी, मतलब फोटोन भी एक प्रकार का पार्टिकल ही है। मैं जब लाइट की बात करता हूँ तब मैं उस इलेक्ट्रॉन को फोटोन कह देता हूँ, तो दोनों हुए तो एक ही, क्या, E इज इक्वल टू एच वी एंड E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ क्या, इनडायरेक्टली एच वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, वी कैन राइट ना, वी कैन राइट एच वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ओके, सो ये इक्वेशन बच्चों याद रखिए, अब मैं ये रफ कर रहा हूँ, लिख लिया। ओके, सो हमने लिख लिया, क्या भाई यहाँ पे लिखा, हमने एक चीज़ यहाँ पे लिख दी, एच वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ओके ना, एच वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, माफ कीजिए एम सी स्क्वायर, एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, सो अब V की वैल्यू तो हमें पता है, V क्या है, C बाई लैम्बडा, तो हम लिख सकते हैं H इंटू सी बाई लैम्बडा, V की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि V की वैल्यू तो हमारे पास है, V इज इक्वल टू व्हाट, C बाई लैम्बडा। ओके, तो हम लिख सकते हैं HC बाई लैम्बडा। अब यहाँ पे जो हमारे पास C है, सामने तो MC स्क्वायर है, मतलब एक एक C तो अपने आप कट हो जाएगा, देखिए ये 2 कट हो गया, ये C कट हो गया, मतलब हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास रह गया H बाई लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी, कितना रह गया, H बाई लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी। ओके, समझ में आई बात। अब इसमें से मैं अगर लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाता हूँ, क्या करता हूँ सब्जेक्ट, तो ये एम सी जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि H बाई एम सी इज इक्वल टू लैम्बडा, वी कैन राइट H बाई एम सी, क्लियर ना, H बाई एम सी वी कैन राइट। ओके, अब मुझे बताइए बच्चों कि C जो है वो क्या है, C एक्चुअल में क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी है ना। ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट है, और यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने C लिखा है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम उसको वेलोसिटी कह सकते हैं ना, वेलोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम की बात हमें यहाँ पे करनी है। डी ब्रोगली ने मोमेंटम को लेके बात की थी। यहाँ पे एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा था, मुझे अचानक चलो याद आया तो बता दूँ साथ में ही, कि सर हम फिजिक्स के लिए वेलोसिटी को v लिखते हैं, तो हम क्या यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के लिए c लिखेंगे? तो हाँ बच्चों, आपको स्पीड ऑफ लाइट अगर दिया जाए तो आपको c लिखना है, क्या, स्पीड ऑफ लाइट दिया जाए तो c लिखना है, वेलोसिटी उसको भी आप c से लिखा होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया। ओके, और खास यहाँ पे थोड़ा टर्न आ रहा है, देखो मैं c की जगह पे मैं v लिख रहा हूँ, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, हम फिलहाल लाइट की बात कर रहे हैं। ओके, और मैं अगर इसको मोमेंटम वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे v लिख सकता हूँ, इसीलिए मैं भाई लिख सकता हूँ H बाई
mv। क्लियर, v और c दोनों वो एक्चुअल में एक नहीं है, हमने v को फ्रीक्वेंसी से दिखाया था, ध्यान रखना बच्चों। c हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, बराबर। सो c की जगह पे मैंने v लिख दिया है, ओके। वो हम लिख सकते हैं क्योंकि हम एक प्रकार की स्पीड ही दिखा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी दिखा रहे हैं, ओके। सो h बाई एम वी, ये v वो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है, ये वेलोसिटी है, ये दिखाने के लिए c लिखा है मैंने, माफ कीजिए v लिखा है, बराबर। बाकी वहां पे अगर c लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोग को फिजिक्स का फॉर्मूला पता होगा, p इज इक्वल टू एम वी, पता है ना। मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर ना, मास इनटू वेलोसिटी। हमारी यहाँ पे वेलोसिटी v जो है वो c के साथ साइमल्टेनियसली चल रही है, मतलब आप c लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको पता चले इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, क्या कि p इज इक्वल टू एम वी जो है, वहाँ पे आप c जो है वहाँ पे आप v लिख सकते हो, क्योंकि मुझे एम वी की जगह पे, ये जो एम वी है उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है, p लिखना है, यानी कि h बाई p is equal to lambda, we can write h by p is equal to lambda, ओके। समझ में आई बात, h by p is equal to lambda। तो यही बात हो गई डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर। बच्चों फटाफट से लिख दो पहले, ओके। फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए एच वी इज इक्वल टू सॉरी एम सी स्क्वायर, पहला जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था, फिर वी की हमने ये जो वी है उसकी वैल्यू रख दी, सी बाई लेमडा, उसमें एक सी को मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी, ओके ना। एच बाई नहीं को ये रहा, एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी सामने की साइड में। अब इस एम सी को डिवाइड में ले लिया, लेमडा को सामने दे दिया, मतलब लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। सी मेरी वेलोसिटी ही है, बट आपको पता चले इसलिए मैंने वी के फॉर्म में लिखा, क्योंकि मुझे उसके बराबर पी लिखना है, बराबर। सो एच बाई पी इज इक्वल टू लेमडा। तो मैं यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन इस तरीके से डिराइव करता हूँ, क्या डी ब्रोगली इक्वेशन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या आएगा, डी ब्रोगली इक्वेशन होगा लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, या तो आप लिख सकते हो एच बाई एम वी, ओके। ध्यान रखना, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, या तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ये जो है वो डी ब्रोगली इक्वेशन है बच्चों, खास ध्यान रखना। उसका जो सिग्निफिकेंस है ना वो बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। मैं आपको एक और डेरिवेशन भी करवाऊंगा साथ में बच्चों, जो भी करवा रहा हूँ ना, लिखवा रहा हूँ, वो सारी बातें लिखते जाइएगा, क्योंकि डी ब्रोगली इक्वेशन जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, दैट डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, हम कह सकते हैं सारे मटेरियल के लिए वो एप्लीकेबल है, बराबर। बट इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हम ऐसा कह सकते हैं भाई, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अगर वो ज़्यादा वेट वाला पार्टिकल आ जाएगा, तो देखिए हमने कहा कि भाई मोमेंटम भी है, तो भाई मास बढ़ेगा, मास चेंज होगा तो सामने देखिए यहाँ पे मोमेंटम है, वो चेंज होगा तो सामने ये जो है उसका वेवलेंथ, उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा ना, ठीक है। तो ध्यान रखना खास क्या, सो डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, बट इट इज सिग्निफिकेंस ओनली इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आएगा। आपको एग्जाम्पल उसके अंदर से पूछे जाते हैं कि डी ब्रोगली इक्वेशन वो जो प्लेन जा रहा है, या तो जो हैवी वेट वाला कोई बंदा है वो दौड़ रहा है, तो उसके लिए हम एप्लीकेबल नहीं कह सकते, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही डी ब्रोगली इक्वेशन उसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। रेडी नाउ, सबसे इम्पोर्टेंट आज दूसरा एक मैं आपको डेरिवेशन करवाता हूँ जो बहुत काम में आता है, बहुत सारी बार पूछा गया है। क्या है वो, ध्यान रखना बच्चों कि कोई भी मेरे पास, जैसे मुझे एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, समझना बच्चों खास, मैं आपको लेमडा और वी के बीच का एक डेरिवेशन करवाता हूँ नॉर्मली, जो आपको समझ में आता है। बट वो लेमडा और वी के बीच का एक डेरिवेशन तो मेरे पास है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्स चल रहे हैं। बट सपोज हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दिखाता हूँ, ईवी से दिखाता हूँ, ईवी से बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी में अगर ईवी से दिखाता हूँ बच्चों, किससे दिखाता हूँ मैं, ईवी से दिखा रहा हूँ, तो ध्यान रखो ईवी मतलब क्या, ई मतलब क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो। मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रेडी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो मेरा ई हो गया, और वी मेरा क्या हो जाएगा फिलहाल वी। ईवी मतलब मैं वोल्ट लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, वोल्ट लिख रहा हूँ बच्चों, समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, वोल्ट। तो ईवी उसके अंदर ये जो वी है, वो वी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ईवी मल्टीप्लाई बाय वी की जगह पे मेरा क्या है, पोटेंशियल, क्लियर ना, पोटेंशियल कह सकते हो आप, वी मतलब, ओके। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल, यानी कि क्या हुआ, एक प्रकार का मेरा एनर्जी हुआ ना। अब
अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो ये ईवी क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी हुआ। समझना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हुआ ना अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है और वो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल उसके पास है v, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी लिख सकता हूं मैं। ये अगर आपको याद नहीं रहता है तो याद कर लो, फिजिक्स में इसका डेरिवेशन आया होगा, या आपको याद ही रख लेना है कि काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ व्हेनेवर एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हेनेवर एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then we can say EV is equal to charge on electron into potential, and that time EV is equal to kinetic energy. Okay, so must remember this thing बच्चों। क्या EV वो क्या है? एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी है। ओके चलिए, अब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला तो मेरे पास यही, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, देन वी कैन से 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV कह सकते हैं ना हम। सही है क्या? 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV मतलब V कैपिटल लिखना बच्चों, खास छोटा V मत करना वरना फ्रीक्वेंसी बना दोगे आप। क्या E मतलब क्या? E मतलब हमने अभी लिखा क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V क्या था? उस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल। ओके समझ में आई बात बच्चों खास। और यहाँ पे चलो इस V को मैं और अलग, ये जो V है वो क्या है? वेलोसिटी वाला V है, उसको मैं स्मॉल दिखा देता हूँ, तो उसको मैं अलग लाइन से दिखा देता हूँ। ये जो है, ये जो V है वो क्या है? स्मॉल लाइन से दिखा देता हूँ। मतलब ये जो है वो वेलोसिटी डिराइव कर रहा है, और ये जो है वो मेरा पोटेंशियल डिराइव कर रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना खास। ओके चलिए, सो वी कैन राइट 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV। ओके चलो इसको लिख लिया। हाँ, सो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV। ओके नाउ, अब हमने अभी एक डेरिवेशन डिराइव, अभी एक इक्वेशन हमने डिराइव किया। कौन सा इक्वेशन? लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई mv लिखा ना, h बाई mv। अब ये इक्वेशन ऊपर जो मैंने लिखा है बच्चों, ऊपर ये जो इक्वेशन है उसके अंदर आप v को सब्जेक्ट बनाओ, इस v को, तो v स्क्वायर, फिलहाल के लिए v स्क्वायर बनेगा सब्जेक्ट। v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 जो है वो सामने मल्टीपल हो जाएगा, मतलब EV इंटू 2 डिवाइड बाय m, ऐसा हो जाएगा। ओके ना, और v स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो कट होके मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी। v इज इक्वल टू क्या मिलेगी? अंडर रूट क्या मिलेगा? 2 इंटू EV डिवाइड बाय m, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। क्या v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू EV बाई m, ऐसा इक्वेशन मिलेगा मुझे। ओके v की वैल्यू, बस वो v की वैल्यू आपको यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन में प्रूव करनी है। अब समझ में आई बात? मैं आपको शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया, मैं एक और आपको डेरिवेशन बताता हूँ v और लैम्बडा के बीच का। डी ब्रोगली ने तो ये डिराइव कर दिया दैट लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई mv, बट whenever kinetic energy of electron is expressed in the form of electron volt, EV, we can say energy acquired by electron is in the form of EV, at the time the kinetic energy is equal to EV, means 1/2 mv square is equal to EV। सो उस वक्त मैं जो v लेता हूँ वो v की वैल्यू थोड़ी अलग रहती है, और वो v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे एक रिलेशन मिलता है। कौन सा रिलेशन मिलता है? लैम्बडा का। तो वो मैं यहाँ पे डिराइव करूँगा। देखिए v की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है, पहले इतना लिख लिया बच्चों। ओके चलिए, अब वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्या किया हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। क्या? लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय m इंटू v की वैल्यू हमने अभी डिराइव की। कौन सी v की वैल्यू हमने लिखी? अभी हमने लिखा अंडर रूट 2 EV बाई m, लिखा ऐसा 2 अंडर रूट EV बाई m। ओके, अंडर रूट 2 EV बाई m, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। ओके चलो, अब ये तो डिवाइड में है तो मैथमेटिकल स्टेप है, इसको मैं अगर ऊपर लिखना चाहूँ तो इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ये ऊपर नीचे हो जाएंगे इनवर्स, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई m इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट पूरा m बाई 2 EV लिख सकते हैं ना पूरा, क्योंकि सिर्फ क्या किया? इन्वर्स कर दिया मैंने। मैथमेटिकल स्टेप है, बायो वाले बच्चों खास ध्यान रखना। सिर्फ अंडर रूट 2 EV को मैंने क्या किया है? उल्टा किया है। रेडी ना? ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। ओके चलिए, सो लैम्बडा इज इक्वल टू, चलिए अब ये फॉर्म जो है उसको थोड़ा समझो बच्चों। ये जो फॉर्म है उसके अंदर एक चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम अगर पूरी जो वैल्यू हमने पुटअप की है उसको रूट वाले फॉर्म में रखते हैं। रूट, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलहाल रूट रखा है।
ओके, तो वो जो रूट है वो रूट वाले फॉर्म में अगर मैं उसको रखता हूँ और वो रूट वाला फॉर्म जो है उसके साथ मैं सब्जेक्ट बना एच को ऐसे रहने देता हूँ, मैं सिर्फ क्या करता हूँ जो मैंने मल्टीप्लाइड टर्म लिया है उसको मैं सिर्फ क्या करता हूँ एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे मल्टीपल करता हूँ, तो मुझे ये जो लैम्बडा की वैल्यू है वो लैम्बडा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ये एच बाई एम देखिए एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है बराबर। मैंने ये पूरी जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू साथ में मल्टीपल कर दिया है बराबर, अंडर रूट वाला टर्म जो है वो ओके दिख रहा है ना प्रॉपर। इसको थोड़ा सीधा कर दूँ, चलो मैं एक बार सीधा लिख देता हूँ। क्या लिखा हमने, लैम्बडा की वैल्यू हमने एक बार लिखी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू हमने इन्वर्स कर दिया अंडर रूट ऑफ एम बाय 2EV। ओके ना, अब समझ में आ रहा होगा, थोड़ा वो मिक्स हो गया था। ओके, सो एच बाई एम इंटू अंडर रूट EV ऐसा हो गया। ओके, देखिए अब अंडर रूट में m है, यहाँ पे नीचे 2EV है, तो ये जो नीचे जो m है बच्चों समझना अच्छी तरीके से, मिस्टेक ना हो, नीचे जो EV है ये m को सपोज मैं इस m को अंदर जाने देता हूँ, यहाँ पे m को मैंने क्या कर दिया, सपोज अंदर जाने दिया। अब वो कट नहीं होगा, एक्चुअल में वो कट नहीं होगा। देखिए ये जो m है उसका मतलब क्या, m⁻², ये क्या है m⁻1, जब ये ऊपर जाएगा तब माइनस होगा, समझना बच्चों, ऊपर जाएगा तब माइनस होगा, तो क्या लिखेंगे m⁻² माइनस 1 यानी m⁻⁻1/2 यानी इनडायरेक्टली 1/m⁻1/2 यानी इनडायरेक्टली 1/√m, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि जब मैं इस m को अंदर भेजता हूँ तब ये m तो अपने आप कट हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा कि नहीं। फिर से एक बार मैं वो फॉर्मूला पूरा आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैंने किया, एक बार फटाफट से देख लो बच्चों क्या किया मैंने। देखिए मैं इस m की वैल्यू, देखिए ये जो m है वो क्या है, नीचे 1 है, ऊपर वाला m है उसके पास क्या है 1/2 है, फ्रैक्शन है, क्लियर ना, रूट मतलब। जैसे ही मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या होगा, m⁻1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो जो m की वैल्यू रहेगी वो m की वैल्यू क्या रहेगी, m⁻1/2, मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, m 1/m⁻1/2, 1/2 मतलब क्या, रूट में, मतलब ये जब मैं अंदर भेजूंगा तब मुझे ये वाला फॉर्म मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, अब समझ में आ रहा होगा। तो मैं उसकी जगह पे लिख सकता हूँ ये सारी बातें कि भाई जब मैं m को अंदर जाने देता हूँ तो अंदर वाला जो m है वो अंदर वाला m वो अपने आप कट हो जाएगा ऐसे बराबर, और मुझे नेक्स्ट जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे वो टर्म मिलेगा h बाय अंडर रूट 2MEV, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैपिटल V मिलेगा ना, क्लियर, किसके इक्वल मिलेगा, ये लैम्बडा के इक्वल। ओके, समझ में आई बात बच्चों, खास ध्यान रखना, समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को वापस बैक जाके एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इस सारी वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, जैसे h की वैल्यू मेरे पास है 6.626 × 10⁻34 किलो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, देन आफ्टर 2 मेरे पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास है 9.1 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए E की वैल्यू भी मेरे पास है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है। मतलब ये सारी वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तब ये V अकेला ऐसा होगा जो बाकी रहेगा, क्योंकि E की वैल्यू तो मेरे पास वैसे भी है। मतलब मैं H 2M और E की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे एक चीज़ मिलती है, क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 पे पूरा डेरिवेशन जो है वो मैंने किया हुआ है, आपको ये चीज़ याद ही रखनी है, ये चीज़ आपको याद ही रखना है, मुझे तो याद ही है इसलिए बता रहा हूँ। 1.226 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय ये जो रूट में V है, ये V तक का तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो रहेगा ही, वो एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये एक चीज़ यहाँ पे डिराइव होके आई, क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू 1.226 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय रूट V, यानी ये एक डेरिवेशन हुआ किसके बीच में, किसके बीच का, लैम्बडा और V के बीच का। एक हमने डेरिवेशन कर दिया, एक डेरिवेशन हमने डी ब्रोगली का किया, h लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, और उस v की जगह पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करता हूँ तो मुझे एक और फॉर्मूला मिला। ये बच्चों ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है वो बहुत काम में आएगा आपको सम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो डेरिवेशन जो भी किया है बच्चों आज खास नोटबुक में नोट डाउन कर देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थियरी की ओर जाते हैं। सेकंड, तो हमारी जो दूसरी थियरी आज हमें पढ़नी है वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी उसको कहा जाता है, जहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी तय करनी होती है। देखिए ये जो है ना वो एक्चुअल में क्यों डिराइव हुआ,
हाइजेनबर्ग के नाम के साइंटिस्ट ने, देखो यहाँ पे मैंने फिगर बताई हुई है जो आपको थोड़ा समझ में आएगा इससे, कि देखिए कि जैसे ही माइक्रोस्कोप्स की मदद से मैंने चेक किया तो जैसे ही कोई फोटोन किसी भी दूसरे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के ऊपर आया, बराबर, देखो मैं आपको साथ में दिखाता जाता हूँ। यहाँ से देखिए ये फोटोन यहाँ पे जैसे इंसिडेंट हुआ इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बराबर, तो वो इलेक्ट्रॉन भाई ऐसे घूम रहा था, ऐसे नीचे की साइड घूम रहा था, लेकिन जैसे ही ये फोटोन का धक्का उसे लगा, फोटोन की वेलोसिटी ये भाई को मिल गई और वो चलने लगा कोई दूसरे पाथ पे, अपने ओरिजिनल पाथ से वो क्या हुआ, चला गया। मतलब कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर मैं वेलोसिटी, समझना क्या, मैं वेलोसिटी या तो मोमेंटम कह सकते हो आप, मैं वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक साथ मेज़र करने जाऊं तो मैं मेज़र कर पाऊंगा नहीं, यानी कि एक्यूरेटली मैं उसे कर पाऊंगा नहीं, मैं एक साथ दोनों को नहीं मेज़र कर सकता हूं। देखो मैं एक और मस्त एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो जैसे कि एक डिब्बा है, एक डिब्बे के अंदर यहाँ पे अंदर बहुत सारे पार्टिकल पड़े हुए हैं, समझना बच्चों, बहुत मस्त समझ में आ जाएगा आपको। अंदर बहुत सारे पार्टिकल पड़े हुए हैं और ये बहुत सारे पार्टिकल के ऊपर एक छोटा सा ये होल मैंने ऊपर दिखाया है, जो यहाँ पे ये होल है, बराबर। इस होल के अंदर से सपोज मैं किसी भी प्रकार का दूसरा एक रे कोई दूसरे पार्टिकल को उस डिब्बे के अंदर जाने देता हूँ, बंद बॉक्स के अंदर जाने देता हूँ, बराबर। तो वो जो रे होंगे उसके अंदर पार्टिकल होंगे, वो पार्टिकल जो ये आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, वो ग्रीन कलर के पार्टिकल इस पिंक कलर के पार्टिकल के साथ टच करेंगे तो जैसे ही, क्योंकि ये सब जो आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं वो तो अपने आप मोशन में थे, पर जैसे ही ये उनके साथ टकराएंगे तो क्या होगा, जैसे ही वो उनके साथ टकराएंगे उनकी मोमेंटम जो होगी वो कौन ले लेगा, ये पिंक वाला, यानी पिंक अपने आप स्पीड में आ जाएगा और वो रुक जाएगा, क्लियर ना, वो अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएगा, फिर वो दूसरी जगह पे जाएगा, वैसे ही टकराहट होगी, ऐसी बार बार टकराहट होगी। यानी कि मैं अगर किसी एक की पोजीशन मेज़र करने जाऊंगा तो मैं वेलोसिटी मेज़र नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं वेलोसिटी मेज़र करने जाऊंगा तो मैं पोजीशन मेज़र नहीं कर पाऊंगा। बस यही बात हाइजेनबर्ग ने बताई। क्या बताई हाइजेनबर्ग ने, बट इज नॉट पॉसिबल टू मेज़र साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ, समझना बच्चों, क्या नॉट, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी या तो मोमेंटम कह सकते हो आप, उन दोनों को मैं एक साथ एक्यूरेसी के साथ मैं मेज़र करूं, नॉट पॉसिबल, clear? So it is not possible to measure simultaneously both the position and momentum of the microscopic particle, clear? कभी भी पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। और उसका उसने जो इक्वेशन है वो डिराइव किया। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, आप थोड़ा वर्डिंग देख लेते तो और समझ में आ जाएगा आपको। क्या क्या लिखा है, देखो, it is impossible to measure simultaneously the position and momentum। देखो क्या, it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of small particle with absolute accuracy। देखो एक प्रॉपर एक्यूरेसी से मैं कभी भी साइमल्टेनियसली एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को मेज़र नहीं कर पाऊंगा, इम्पॉसिबल, कभी नहीं कर पाऊंगा, क्लियर ना। देखिए क्योंकि टकराहट हो जाएगी, टकराहट होगी तो वेलोसिटी मेजर करने जाऊंगा तो पोजीशन छटक जाएगी, और पोजीशन मेजर करने जाऊंगा तो वेलोसिटी निकल जाएगी। ओके, सो ये बात हाइजेनबर्ग ने बताई, और फिर उसने अपना फॉर्मूला डिराइव किया कि भाई अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन, मैं अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी को क्या नाम देता हूं, डेल्टा एक्स। समझना बच्चों खास, क्या, मैं पोजीशन की अनसर्टेनिटी को क्या नाम देता हूं, डेल्टा एक्स, और अगर मैं मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को क्या नाम देता हूं, डेल्टा पी। समझना बच्चों खास, क्या, पोजीशन और मोमेंटम दो चीज़ एक साथ एक ही टाइम पे कभी भी एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं हो सकती, ये बात बताई हमारे हाइजेनबर्ग साहब ने। पर ये हाइजेनबर्ग ने ऐसा कहा कि अगर मैं उसी के साथ उसने मैथमेटिकल स्टेप भी दिखाया कि मैं पोजीशन की अगर अनसर्टेनिटी लेता हूँ तो वो मुझे डेल्टा एक्स मिलती है, और अगर मैं मोमेंटम की अनसर्टेनिटी लेता हूँ तो मुझे डेल्टा पी मिलती है। तो उसने क्या कहा कि वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट या कह सकते हैं कांस्टेंट, एंड इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई। समझना बच्चों क्या बताया उसने, क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम इज डेल्टा पी
and uncertainty of position is delta x, then always constant, this thing always constant, and it is equal to the greater than or equal h by 4 pi, wherever h is equal to Planck constant, pi की वैल्यू तो आपको पता है। ओके, समझ में आई बात। और उसको लेके उसने अपने फॉर्मूला नीचे लिखे हैं बच्चों, देखिए फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई, क्या डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। बट देखो पी का वैल्यू तो हमने लिखा था अभी, यहाँ पे देखो एक साथ में आपको दिखा देता हूँ, पी की वैल्यू अब क्या लिखे थे, पी इज इक्वल टू एम वी। बट समझो बेटा, पी इज इक्वल टू एम वी है, यहाँ पे भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, P इज इक्वल टू एम वी है। मैं अगर यहाँ पे डेल की साइन लगाता हूँ, डेल मतलब क्या, चेंज, मैं आपको पहले से सिखाता आ रहा हूँ, डेल मतलब क्या, चेंज। तो मोमेंटम में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज आया होगा ना, मास थोड़ी बदलेगा। मोमेंटम मतलब क्या भाई, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं कुछ वेलोसिटी में हूँ बराबर, पर मेरा कुछ मास है और मेरी कुछ वेलोसिटी है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा मोमेंटम मिलता है मुझे बराबर। मैं यहाँ से भाग के 10 तो नहीं जा सकता, चलो भाग के मैं 1 किलोमीटर तक गया, सपोज फॉर एन एग्जांपल, क्लियर, भाग के मैं 1 किलोमीटर तक गया, तो क्या मेरा मास कम हो जाएगा, नहीं, मेरा मास तो कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, मेरी वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब मैं अगर मोमेंटम में चेंज लिखता हूँ तो मेरी वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब मेरा मास बदलेगा नहीं। यानी कि कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा करते हैं, मैंने P इज इक्वल टू एम वी लिखा था, तो P इज इक्वल टू एम वी में मैं जैसे ही P के आगे डेल की साइन लगाऊंगा, यहाँ भी डेल की साइन लगा देंगे, नहीं, एम, ये इसका मतलब क्या हुआ, एम और वी दोनों बदलते हैं, नहीं, मास कभी बदलता नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास एज इट इज रहता है, क्लियर। तो वो तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, मतलब मैं क्या लिख सकूंगा उसके इक्वल, डेल पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी लिख सकता हूँ ना, डेल पी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू डेल वी, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखो पी डेल पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी। ओके बच्चों, जो भी डेरिवेशन सिखा रहा हूँ खास सीखिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। सामने ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे मैं अगर m को, सिर्फ m को डिवाइड में जाने दूँ सामने h अपॉन 4 पाई के डिवाइड में, तो क्या लिख सकता हूँ, डेल एच इंटू डेल वी, क्या डेल एच, यहाँ पे डेल एक्स हो गया है, गलती से वो नहीं आएगा, क्या डेल, या ये चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती से ये जो डेल एक्स हो गया है वो नहीं आएगा। ओके रेडी, वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वहाँ पे लिखेंगे डेल एक्स इंटू डेल वी। ओके, सो डेल एक्स मीन्स आपको डेल्टा का हो गया फुल फॉर्म में, मैं डेल से प्रोनाउंसिएट करता हूँ उसको, डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई इंटू एम, क्योंकि एम तो मैंने कहाँ भेज दिया, डिवाइड में। ओके, तो 3 फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुए, कौन से, फर्स्ट वन डेल एच इंटू डेल पी ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई, सेकंड वन डेल एच इंटू एम डेल वी, जहाँ पे मैंने डेल पी की वैल्यू लिखी हुई है, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब इस एम को जैसे ही डिवाइड में जाने दिया तो वो हो गया एच अपॉन 4 पाई एम, और सामने हो गया डेल एक्स इंटू डेल वी। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों खास, ये तीन फॉर्मूला जो है वो किसका फॉर्मूला है, ये तीनों तीन फॉर्मूला है किसका, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, रेडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी डिस्क्राइब की हुई है, दैट सपोज वी अटेम्प्ट टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने जो एग्जांपल दिया ना बॉक्स वाला, अब देखिए मुझे जैसे इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और पोजीशन मेजर करनी है, दैट टू पिन पॉइंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू यूज लाइट। सपोज मैंने उस इलेक्ट्रॉन से भरे हुए डिब्बों के ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया, देन so that the photon of light strike on electron and reflected photons in the microscope, दिखेगा ना सीधा। so as the result heating the position as well as the velocity of electron are disturbed, फिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिस्टर्ब हो गई, किसको मिल गई, वो फोटोन को मिल गई। so the effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic object। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे क्या हुई कि भाई अगर मैं, जैसे मैंने कहा ना, वेलोसिटी मेजर करने जाऊंगा, मतलब कि मेरा पार्टिकल वेलोसिटी यानी कि मोशन में होगा, तो कोई भी पार्टिकल वो अगर मोशन में होगा, तभी मैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके ऊपर एप्लीकेबल कह सकता हूँ, क्लियर। एंड इट इज़ नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वजन में यानी कि वेट में थोड़े ज़्यादा भारी है उसके लिए ये नेग्लिजिबल कह सकते हो, बराबर, ध्यान रखना बच्चों खास ये चीज़। ओके रेडी, चलिए तो यहाँ पे हमने बच्चों 2 थियरी ख़त्म कर दी, और इस दोनों थियरी के साथ साथ हमने
एक नॉर्मल से दो बेसिक टर्म भी पढ़ लिए जो हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ओर ले जा रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कैसा है, एटम का, एटम के अंदर ऑर्बिट्स वगैरह के साथ साथ दूसरा ऑर्बिटल्स भी है, डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, बराबर। ये सारी बातों को ध्यान रखेगा, ओके। और आपको एक मैं काम एग्ज़ाम के होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, वो आप अगर आपसे होता है तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, जैसे मैंने अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग पढ़ा है आपको, तो उसके अंदर अगर मैं कोई भारी चीज़ के फॉर्म में अगर मैंने 1 मिलीग्राम मास वाली कोई चीज़ ली हुई है, जैसे मैंने फॉर्मूला डिराइव किया ना, कौन सा फॉर्मूला, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm, लास्ट फार्मूला मैंने जो डिराइव किया ना, उसके अंदर मैं इस m की वैल्यू, ये जो मास है वो मास की वैल्यू, कोई पार्टिकल का मास सपोज मैं बहुत कम लेता हूँ, यानी 1 मिलीग्राम जितना लेता हूँ, समझना बच्चों, कितना ले रहा हूँ, 1 मिलीग्राम जितना। तो आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा आंसर क्या आ रहा है, क्लियर। क्योंकि उसके ऊपर से मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा अगले लेक्चर के अंदर, ध्यान रखना बच्चों कि इस दोनों का मल्टीप्लाई, सामने आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10⁻34 4 3.14 सॉरी, m की वैल्यू मैंने 1 मिलीग्राम दे दी। इसका आंसर आप लोग क्या आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। दूसरी बात, सेम थिंग यही इक्वेशन के अंदर, यानी कि यही चीज़ जो मैंने लिखी, कौन सी, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm, इसी के अंदर मैं अब कोई हैवी पार्टिकल लेता हूँ, या माफ़ कीजिए कोई ऐसा पार्टिकल लेता हूँ, हैवी माफ़ कीजिए, हैवी तो ले लिया, अब कोई ऐसा पार्टिकल लेता हूँ जैसे जो लाइट वेट, मतलब कि जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन, बहुत लाइट वेट पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आप लोग जानते हो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31, क्लियर ना। तो मैं अगर इतना वेट लेता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, ये दोनों के आंसर मुझे आप लोग बताइएगा। इसके ऊपर से मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा बच्चों, ठीक है, जो बहुत काम का होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, लेकिन तब तक मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मैक्सिमम कमेंट चाहिए आप लोगों की कि इस दोनों का आंसर क्या रहा है, और अगर ये दोनों आंसर से आप लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मुझे पता चलेगा कि सही में आप लोग प्रॉपरली यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों। सो आज हमने 2 सबसे इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ ली। फर्स्ट वन हमने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा, दूसरा हमने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा। बच्चों दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। मैंने जो डेरिवेशन करवाया है वो डेरिवेशन काम के हैं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स की ओर जाएंगे तब हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी ही हैं, बराबर। तो वो भी खास ध्यान रखना है आपको बच्चों, ओके। सो दोनों थियरी के बाद हमें जो अगले लेक्चर में चीज़ पढ़नी है, उसके अंदर हमें सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है उसके अंदर हाइजेनबर्ग ने और डी ब्रोगली ने जो चीज़ बताई, उसके अलावा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद हमें हाइड्रोजन एटम के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, रेडी ना। उसके बाद ऑर्बिटल्स क्या है उसके बारे में मुझे आपको समझाना है। देन आफ्टर हम क्वांटम नंबर की ओर जाएंगे, ओके बच्चों। ध्यान रखिएगा, चैप्टर धीरे धीरे 70% जितना ख़त्म हो चुका है, ओके। अब 30% चैप्टर बाकी है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा के हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहिएगा, साथ में सारी बातों को लिखते जाइएगा, ओके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।